हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है इस क्लास में। आइए फिर से आज आपको लेके चलते हैं सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 चल रहे हैं। सेट नंबर 4 का पार्ट 2 लेके चलेंगे। पार्ट 1 में जो है 3 तक सवाल हो रहे थे। तो आइए खंड दा में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। खंड दा में लिखा है प्रश्न नंबर 4 का पहला वाला। हमसे कह रहे हैं कि विस्थापन धारा की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। तो विस्थापन धारा की आवश्यकता यानी कि विस्थापन धारा की सार्थकता आपको सेट नंबर 1 में बता चुके हैं हम लोग। क्या बताया था? सेट नंबर चौथे का खा वाला। सेट नंबर 1 में यहां लिखा हुआ है विस्थापन धारा के बारे में। सेट नंबर 1 में चौथे का खा वाला हम बता चुके हैं। ठीक है, देख लेना। अगला लिखा है कि इसी में 10 की पावर -10 मीटर तरंग दैर्घ्य की एक्स किरणों, 55 मीटर तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंग एवं 6000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि एक समान होगी? सबसे पहले ये परिभाषा लिखना। अब कौन सी भौतिक राशि एक समान होगी? तो याद रखना, प्रकाश की चाल एक समान होगी। प्रकाश की चाल क्या होगी? एक समान होगी। यहाँ पे इसका आंसर लिख लेना। याद रखना, प्रकाश की चाल एक समान होगी। चलिए दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है समस्थानिक, संभारित तथा समन्यूट्रॉनिक नाभिकों में अंतर लिखिए और उत्तर के समर्थन में इनके उदाहरण भी दीजिए। तो शायद संभारित, समस्थानिक और ये भी शायद हम करवा चुके हैं आपको। समस्थानिक, संभारित ये शायद हो गया है। एक मिनट हम देखते हैं कौन से वाले में हुआ है। तो ये नहीं हुआ है, तो हम लिखे दे रहे हैं समस्थानिक क्या होते हैं। ये किसी भी में नहीं मिला है समस्थानिक। तो याद रखना, किसी भी तत्व के वे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक एक समान किंतु उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, या आप ये कह सकते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो एक समान लेकिन न्यूक्लियनों की संख्या अलग अलग होती है, तो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्या होते हैं? किसी भी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या एक समान तथा द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या अलग अलग होती है। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे 1H1 हो गया, 1H2 हो गया, 1H3 हो गया। ये सब क्या है? इसमें देखिए प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक क्या है? एक समान, लेकिन न्यूक्लियनों की संख्या क्या है? इसमें अलग अलग होती है। ये क्या कहलाता है? इन्होंने कहा समर्थन में उदाहरण भी देते जाएंगे, तो ये भी लिखा है, उदाहरण लिखा है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लें और उतार लेना। उसके बाद जो है इसमें लिखा है संभारित। संभारित में क्या होता है? ये लिखा है संभारित में जस्ट इसका उल्टा होता है। जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। परमाणु क्रमांक अलग अलग तथा द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूक्लियन संख्या क्या होती है? एक समान होती है। क्या कहलाते हैं? संभारित कहलाते हैं। जैसे इनके समर्थन में उदाहरण क्या है? संभारित में जैसे 7N14 और 6C14। इसमें देखिए ये तो अलग अलग है लेकिन ये चीजें एक समान है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास संभारित। समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? समन्यूट्रॉनिक देखिए, तीसरी चीज क्या है? समन्यूट्रॉनिक।
आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, रुकेंगे नहीं। क्या होता है किसी भी तत्व के परमाणु जिनमें न्यूक्लियॉनों की एक संख्या एक समान होती है। न्यूक्लियॉनों की संख्या क्या होती है? जिनके, ये हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, किसी भी तत्व के वे परमाणु जिनमें, एक मिनट, ये पिछले वाले में जो सेट में हुआ था उनमें न्यूक्लियॉनों की संख्या नहीं रहेगा, ठीक है। न्यूक्लियॉनों की नहीं, न्यूट्रॉनों की संख्या आप पिछले वाले में लिख लेना, दोनों में। हाँ सही है, नहीं सही है, न्यूक्लियॉनों की ही रहेगा। चलिए, समन्यूट्रॉनिक में होता है समन्यूट्रॉनिक। देखिए किसी भी तत्व के परमाणु जिनमें, इसमें होता है न्यूट्रॉन, वो सही है, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या, संख्या क्या होती है? एक समान, एक समान होती है। जैसे, जैसे हो गया, जैसे 1H3 हो गया और 2He4 हो गया। इसमें देखिए, इसमें 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2। इसमें 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2। तो ये क्या है? ये न्यूट्रॉनों की संख्या है। इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, ये न्यूट्रॉनों की संख्या, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए मिटाया करेंगे तो वीडियो पॉज कर दिया करेंगे, इससे जो है समय ज्यादा मिट नहीं रहा। अच्छा, अगली चीज इसमें कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के अर्थ समझाइए। तो गा वाला चौथे का गा वाला क्या है? वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। तो क्या होता है? ऐसा समायोजन जो दो समान किंतु विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। दो समान किंतु विपरीत, जैसे ये है, एक तरफ -q, एक तरफ q से मिलकर बना होता है, और ये आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, सूक्ष्म दूरी पर। तो ऐसा समायोजन क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर परिभाषा लिखे देते हैं, परिभाषा लिख लीजिए। ऐसा समायोजन, ऐसा समायोजन जो दो बराबर किंतु विपरीत आवेशों से या ध्रुवों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इसी में हमसे पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखिए, जब द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे हमारे पास एक द्विध्रुव है,
ये हमने बना दिया, एक तरफ -q एक तरफ +q, दोनों एक दूसरे से 12 दूरी पर है। इसे हम p से प्रदर्शित करेंगे। p बराबर क्या होता है, q × 12। ये इसका मात्रक गुण है। ये कैसी राशि है, ये यहाँ पे याद रखना, सदिश राशि। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक इसका हो जाएगा कूलाम। कूलाम और 12 यानी दूरी है, यानी कि मीटर, कूलाम × मीटर। और विमा क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी, इसकी हो जाती है AT और इसकी हो जाती है L, तो ATL। तो ये इसका जो है मात्रक विमा सब आ जाएगा। ठीक है, सारा कुछ दिख रहा है। तो इसके साथ एक न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ है, वो देखते हैं। इसके साथ जो न्यूमेरिकल जुड़ा है वो देखिए, बहुत ही सरल न्यूमेरिकल है। इन्होंने कहा है कि एक तरफ +20 माइक्रोकूलम, 20 × 10⁻⁻6 कूलम, और एक तरफ जो है -20 माइक्रोकूलम है। बात भाई है, -20 × 10⁻6 कूलम ये दूरी है। और इनके बीच की जो दूरी है r बराबर, r नहीं लेंगे, ये हम 2l लेंगे। दोनों के बीच की दूरी हम 2l मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये दिया रखा है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 10⁻⁻2 मीटर। कैसे आया, 100 से भाग दिया, 10⁻2 ऊपर गई -की। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखा है कि दूरी से विभेदित है द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूरी पर अक्षीय इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो E अक्षीय का जो मान होता है, अक्षीय का मान, तो अक्षीय के लिए हम क्या करते हैं, 1/4πε0 2p/r3, ये फॉर्मूला होता है। अब दूरी इसमें कितनी है, इसमें दूरी दी रखी है 1 मीटर, इस वाले में दूरी 1 मीटर दे रखी है, लेकिन द्विध्रुव के बीच की दूरी वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमें p का मान निकालना होगा। तो p बराबर क्या होता है, q × 2l। q का मतलब क्या है, इन दोनों में से कोई सा एक आवेश, एक आवेश का परिमाण लेंगे। परिमाण चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आता प्लस ही है। ठीक है, 2l की दूरी कितनी है, 1 × 10⁻⁻2। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 10⁻6 और 2 8, 8 में से ये वाला 1, 10⁻1 जाएगी, कितना बचेगा, 7 कूलम × मीटर। ये आ गया p का मान। तो इसका तो मान आपको पता है, 9 × 10⁻9 होता है। तो इसके बाद हो जाएगा 2, और p का मान क्या होता है, 2 × 10⁻⁻7 बटे r का मान 3 बार है, तो 3 बार लिख दे रहे हैं। यहाँ 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 × 10⁻9 में से 7 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। दशमलव अगर हम इधर बढ़ाएंगे, इधर है, तो 3.6 × 10⁻3 अच्छी है, तो न्यूटन प्रति कूलम, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर दिया रखा है, अलिवाती दिया रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे कह रहा है, इसमें भी न्यूमेरिकल है, चलिए वो भी हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमसे कहा गया है चौथे के घ वाले में, अगले सवाल में कहा है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर समझाइए। तो एक तरफ हम लिखते हैं विद्युत वाहक बल, और एक तरफ लिखते हैं हम टर्मिनल विभवांतर। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, हमेशा याद रखना, ये बंद परिपथ के लिए लागू होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, ये खुले परिपथ के लिए लागू होता है, पहली बात। दूसरी चीज, इसकी दिशा, इसमें जो आवेश होते हैं, आवेश की दिशा, इसकी दिशा हम क्या करते हैं, ऋण प्लेट से प्लेट की ओर, यानी धन प्लेट की ओर होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी दिशा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर
होती है, ठीक है, ये हो जाएगी। तीसरी बात इसमें क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसकी दिशा नहीं, मतलब इसमें आवेश की दिशा आप लिख सकते हैं, इसमें आवेश की दिशा ये लिख सकते हैं। ऐसे इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें आवेश की दिशा समझ जाना, आवेश की दिशा लिखा हुआ है। इसका मात्रक वोल्ट होता है, और ये तो कॉमन बात है, इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। केवल यही अंतर लिख देना, और ज्यादा क्या कम लिखते हैं। इसके साथ में एक न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ है, यहाँ वाले में एक न्यूमेरिकल जुड़ा हुआ, वो भी हम देखते हैं क्या लिखा है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें लिखा है कि 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल से, विद्युत वाहक बल जो होता है वो E होता है, वो कितना है, 2 वोल्ट, ठीक है। 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। बाह्य प्रतिरोध है तो कैपिटल आर है, और आंतरिक प्रतिरोध होता तो स्मॉल आर। आई का मान यानी कि धारा आई का मान जो है वो कितना है, आई का मान दिया रखा है 0.5 एम्पियर। चलो ठीक है। इसके बाद प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन रहेगा ये, तो ये भी हम देखते हैं। ये थोड़ा इस समय जो है ठंड की वजह से ये टाइटली जो है मिटता है इसमें, तो इसमें हम न्यूमेरिकल कर दे रहे हैं। फार्मूला आता है, ये फार्मूला आता है, एक ये आता है R E अपॉन में V माइनस का 1, ये फार्मूला भी आता है। और एक आता है फार्मूला I बराबर E बटे में R प्लस R, ये भी आता है। मान रखो 0.5 2 वोल्ट 3.9 प्लस पता नहीं, इसे इधर ले जा, तो 3.9 प्लस का R और सामने 2/0.5 ये आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा यहाँ पर R बराबर दशमलव हटाया 0 बढ़ाया 5 चौक 20 यानी कि 4 आ जाएगा। तो R बराबर 4.0 माइनस 3.9, तो ये आ जाएगा R बराबर 0.1 ओम। ये आपका जो है इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे उत्तर, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में हमसे कहा गया है 2 पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इतने बात कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 2 पतले लेंस हैं, पहला, दूसरा। मुख्य अक्ष इसका हो गया, यहां पर मान लिया कोई वस्तु O है। अब इस वस्तु O से प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी, तो अगर केवल ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है, केवल अगर L1 होता तो ये प्रकाश किरण यहां से ऐसे करके थोड़ी ये वाला लेंस झुकाता इस किरण को, और झुकाकर ये कहां बनाता प्रतिबिंब, यहां पर। ये क्या होता, हाइट डैश। तो ये दूरी जो हो जाती वो कितनी हो जाती, V डैश। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। लेकिन जब L1 है तो पहले तो ये अपना काम करेगा, इस किरण को ऐसे झुकाएगा, फिर ये कहेगा कि क्यों ना हम भी झुकाएं, इस किरण को ये भी झुकाएगा, तो ये भी थोड़ी सी किरण को झुका देगा, तो ये फाइनल प्रतिबिंब यहाँ आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं I, और ये जो फाइनल प्रतिबिंब होता है इसे हम कहते हैं V। और ये जो दूरी होती है वो होती है U। इसके लिए लेंस के अगर सामने बाईं ओर होती है वो वस्तु होती है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि L1 के होने पर, यह केवल
अच्छा ये वाला सूत्र आपने पढ़ा होगा, 1/d माइनस 1/u। इस वाले सूत्र से जब केवल लेंस 1 उपस्थित हो तब क्या हो जाएगा, तब इसके लिए जो फोकस दूरी मानेंगे वो f1, इसके लिए फोकस दूरी मानेंगे f। तो 1/f1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/v। इसमें पहले वाले, इसको मत मानो, पहले वाले के लिए जो v होगा वो क्या हो जाएगा v डैश, और जो u होगा वो क्या हो जाएगा u। समीकरण 1। जब L1 के साथ कौन आ गया L2 हो तब क्या हो जाएगा 1/f2 हो जाएगा। अच्छा जब ये L2 लेंस आएगा तो ये प्रकाश को कहां से खींच के लाएगा, वो यहां से खींच के लाएगा। कहां से, यहां से। इससे मतलब नहीं है, इसे तो बस तो यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां से खींच के लाएगा कहां पर, V पर। तो इसके लिए ये V डैश क्या हो जाएगी, ये जो V मतलब V डैश जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, केवल V हो जाएगी। लेकिन इसके लिए जो वस्तु आएगी वो यहां से आएगी, तो ये हो जाएगा 1/v डैश। समीकरण 2। पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी ये है, प्रतिबिंब की दूरी ये है। दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी ये है और प्रतिबिंब की दूरी ये है। बस ये याद रखो। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने का। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 क्या है, ये है 1/v डैश माइनस 1/u और प्लस 1/v और ये माइनस का 1/v डैश। ये प्लस का 1/v डैश है, ये माइनस का है, कट जाएगा। तो 1/f1 प्लस का 1/f2 और सामने क्या हो जाएगा 1/v पहले लिखे लेते हैं, 1/u बाद में। अच्छा ये मान किसका होता है, 1/v माइनस 1/u, ये किसका होता है 1/f का। तो यहां से हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, सामने क्या हो जाएगा 1/f। यही हमें जो है ज्ञात करना था, ये हो गया। अब इसमें अगली चीज पढ़ते हैं। अगली चीज क्या लिखी है, लिखा है कि यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी के अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा। अगर पहले लेंस को, ये जो पहला लेंस है, इसे उत्तल की जगह अवतल कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, तब व्यवहार कैसा होगा। याद रखना, जब इस स्थिति में आ जाती है चीज तो हम क्या करते हैं, तो 1/f1 जो लेते हैं वो माइनस का लेते हैं और ये चीज क्या देंगे प्लस का ही 1/f। इस कंडीशन में आप याद रखना, जो लेंस पहले होगा उसी प्रकृति का व्यवहार करेगा, यानी कि किस प्रकृति का, तो ये अवतल की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह, अवतल की तरह। आप लिख देना ये अवतल प्रकृति की तरह कार्य करेगा। देखते हैं कितनी वीडियो लंबी हो गई। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक ये आप जो है बच्चों को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको काफ़ी कंटेंट मिलने वाला है इसका। ठीक है, थैंक यू।